जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 16 एंड आर्टिकल 16 सेज दैट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मींस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी और साथ ही साथ जो हमारा फंडामेंटल राइट है इक्वलिटी का वो भी होगा। कैसे कि गवर्नमेंट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में यानी कि किसी भी सरकारी विभाग में अगर वैकेंसी निकलती है तो वहां पे हमारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी। वहां पे सरकार हमारे जेंडर को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर, रेस को लेकर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर, रीजन को लेकर और डिसेंट डिसेंट मतलब हमारा ओरिजिन क्या है उसको लेकर के भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस हमें देखने को मिलेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 1 से लेकर 16 क्लॉज 6 तक। फिर हम डिस्कस करेंगे इसी बीच में इंदिरा साहनी का केस और 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019। चलो देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है। इट प्रोवाइड्स फॉर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सेक्शंस इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। क्या बोलता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे रहा है हर एक इंसान को, हर एक सोसाइटी के सेक्शन को। सोसाइटी में जो भी सेक्शन है, जो भी तबके हैं, हायर कास्ट, लोअर कास्ट और मिडिल कास्ट, जो भी मतलब हायर कास्ट या लोअर कास्ट या हायर क्लास है या लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है, जो भी है, जितने भी सोसाइटी में सेक्शन है, सिटीजन के सेक्शंस हैं, उन सब में सबको अपॉर्चुनिटी है किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में पार्टिसिपेट करने की। देखिए 16 क्लॉज 2 क्या है। इट प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट और एनी ऑफ देम इन गेनिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब जो एक यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक लाइन बोली, प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एटसेट्रा। यानी कि जो वर्ड ओनली है वो फोकस करने वाली चीज है। ये बोल रहा है कि जो स्टेट है, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी किसी भी सिटीजन के अगेंस्ट, केवल और केवल इन बेसिस पे। बाकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब ऐसे जैसे एज डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं बात करूं किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में अगर वैकेंसी निकल रही, मान के चलिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली और वहां पे उन्होंने क्राइटेरिया रखा कि मिनिमम 18 मैक्सिमम 28। तो उन्होंने एज क्राइटेरिया रख दिया कि 18 मिनिमम होनी चाहिए एज और 28 मैक्सिमम होनी चाहिए। अब एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 30 साल है, तो क्या वो इस पे अप्लाई कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है या जो डिपार्टमेंट है उसके पास राइट है कि हम किसी भी तरीके से इस एज को डिटरमिन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझा जाएगा। ठीक है, जैसे हम यूपीएससी को देखते हैं तो यूपीएससी में एज बेसिस पे हमारा होता है कि ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीए होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए, मतलब मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट को प्रोहिबिट किया गया है, स्टेट को रोका गया है कि यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स। यानी कि स्टेट केवल इन चीजों पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, बाकी चीजों पे कर सकता है, उसके पास ऑप्शंस हैं, ये एक्सेप्शनल है। अब आर्टिकल 16 क्लॉज 3 देखिए। पार्लियामेंट इज empowered टू प्रोवाइड बाय लॉ रेजिडेंस एज अ ग्राउंड और क्वालिफिकेशन टू गेन सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब देखो यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास पावर दी गई है, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड, यानी कि पार्लियामेंट के पास वो पावर है टू प्रोवाइड बाय लॉ रेजिडेंस। अब समझ लीजिए रेजिडेंस को उन्होंने क्या बोला है, ये बोल रहे हैं कि कुछ नौकरियों के लिए उस क्षेत्र में रहना जरूरी है। जैसे योगी बाबा अगर कोई वैकेंसी निकलवा रहे हैं, मान के चलिए यूपी पीसीएस वैकेंसी निकाल रहा है, तो यहाँ पे स्टेट डोमिसाइल कंपलसरी रहता है, थोड़ा थोड़ा रहता है। बाकी कैंडिडेट जो है अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, कुछ एमपी से बिलोंग करते हैं जो यूपी में पार्टिसिपेट करते हैं, इवन तमिलनाडु और राजस्थान, केरल वाले भी बंदे यूपी में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के पास, सॉरी, ये स्टेटमेंट बताता है कि पार्लियामेंट कानून बनाकर तय करती है कि कुछ नौकरी में, ठीक है, किसी स्पेसिफिक स्टेट में या किसी स्पेसिफिक नौकरी के लिए उस स्टेट का
डोमिसाइल होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन इस प्रोविजन के साथ ये भी है कि कुछ जैसे जब लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही जरूरत है तो उस वहां पे इसको लागू करेंगे। ठीक है, इसका रीजन ये हो सकता है ऐसा जब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया उनका ये मानना होगा 16 क्लॉज 3 को फ्रेम करने के पीछे कि जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए, उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ उनके जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। यानी कि यहाँ पे अब एक चीज समझ लो कि बराबरी का मौका सबको है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पे पावर पार्लियामेंट कोई भी एक लॉ बना करके उसको थोड़ा सा चेंज कर सकती है। अब देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4, it empowers the state to make special provision in the favor of backward classes of citizens in reserving the post of nature of public employment if the backward class is not adequately represented under the state and particular class of citizen is socially and educationally backward। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे इस प्रोविजन को एक बार पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार हम एग्जांपल आपको बता दें। जैसे 2019 के पहले, आई थिंक सो कि 19 में ये प्रोविजन आया था या हो सकता है 2020 में आया हो। हमारे पास हमारे पार्लियामेंट में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स हुआ करती थी 552। तो 552 सीट्स जो हुआ करती थी उनमें से 550 सीट्स तो सिटीजन चूज करते थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 550 थी। ठीक है, लेकिन जो 2 सीट्स थी वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट उस पे अपॉइंट करता था। अच्छा, अपॉइंट कब करता था? जब पार्लियामेंट में वो देख ले या प्राइम मिनिस्टर इस चीज को एनालाइज करे कि यहाँ पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है, तो वहां पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कोई भी 2 कैंडिडेट को अपॉइंट कर दिया जाता था, उसका नॉमिनेशन होता था। वो हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट की क्लास में। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बताता है ऐसे ही कि जब बैकवर्ड कम्युनिटी, यानी कि जो भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग अगर किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सफिशिएंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो स्टेट के पास ये प्रोविजन है, स्टेट के पास ये पावर है कि आप कोई भी लॉ बना करके, ठीक है, या कोई प्रोविजन ऐड करके उस रिप्रेजेंटेशन को कम जो भरना है उस पोस्ट को वो आप कर सकते हैं। लिखा है इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। क्या बता रहे हैं? स्टेट को एम्पावर करता है कि आप स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, किसके फेवर में? बैकवर्ड कम्युनिटी के फेवर में। इन रिजर्विंग द पोस्ट ऑफ नेचर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का नेचर होगा उसमें उस पोस्ट को रिजर्व करने के लिए। इफ द बैकवर्ड क्लास इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, अगर उनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो। अंडर द स्टेट एंड पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिटीजन इज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, ये स्टेट के अंडर में होगा और उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या एजुकेशनली बैकवर्ड है या अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए। अब एक केस आता है इंदिरा सोहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट हेल्ड्स दैट 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन पब्लिक जॉब वाज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के लिए पब्लिक जॉब में वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यानी कि संवैधानिक वैध है, इसको हम इलीगल डिक्लेयर नहीं करेंगे। However, Supreme Court directed the Union government to identify the creamy layer among OBC and remove them from benefit of reservation। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्ट भी किया यूनियन गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आप आइडेंटिफाई करिए क्रीमी लेयर में, क्रीमी लेयर में आने वाले कैंडिडेट्स को। अब जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो उनको रिमूव कर दो उन बेनिफिट से जो रिजर्वेशन ले रहे हैं। ठीक है, कोर्ट हेल्ड दैट ऑर्डिनरली reservation in the favor of backward class shall not exceed 50% of the total seats। Supreme Court also held that reservation should be one-time benefit which can be available in the entry only। क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि जो बैकवर्ड क्लास है उनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं 27%, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लेकिन ये किसी सिचुएशन में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोई भी कंडीशन ऐसी हो उसमें 50% से ज्यादा रिजर्वेशन हम नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हैड दैट रिजर्वेशन शुड बी वन टाइम बेनिफिट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि जो रिजर्वेशन होगा
वो केवल एंट्री के टाइम होगा, यानी कि हम अगर एग्जाम कोई दे रहे हैं तो वहां पे एंट्री हमें मिल रही है, रिजर्वेशन ले रहे हैं, हम सिलेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन अंदर कोई प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उस बेसिस पे हम नहीं करेंगे, ट्रांसफर वगैरह कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा। यानी कि सिर्फ उन्होंने इंट्री लेवल पे रिजर्वेशन को देने की बात कही और प्रमोशन में उन्होंने इसको मना कर दिया। अब सरकार ने इसी के अगेंस्ट में क्या किया कि जो 1995 में जो हमारा ये आया था, इसका सॉरी 1992 में इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ और 1995 में 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। अब सरकार ने क्या किया, जब 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 को लेकर के आए तो उन्होंने क्या लिखा, क्या बोला है देखो, सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द रिजर्वेशन गिवन टू एससी एसटी इन प्रमोशन टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही कि जो आप रिजर्वेशन तो दे रहे हो एंट्री पे, दैट इज गुड, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लेकिन एससी एसटी को प्रमोशन में भी आप ये दे रहे हो तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वाइड, उसको उन्होंने अवैध करार कर दिया। अब इसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट के डिस्कशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पार्लियामेंट में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया, अ, एक 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में लेकर के आए। इसमें उन्होंने क्या ऐड कर दिया, 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए which says that reservation in promotion to SC ST। अब रिजर्वेशन क्या होगा, SC ST में रिजर्वेशन रहेगा, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि हम सिर्फ एंट्री लेवल पे रिजर्वेशन देंगे, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं देंगे, लेकिन पार्लियामेंट क्या करता है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन ला देता है और वहां पे एक नया लॉ ऐड कर दिया 16 क्लॉज 4 सब क्लॉज ए। As per the recent judgment of Supreme Court in the state of Punjab versus Devinder Singh case 2020, sub quotas, just a minute, हाँ, as per the recent judgment of Supreme Court in the state of Punjab versus Devinder Singh case 2020, Supreme Court said representative state legislature can create sub quotas within the reserve quota for SC ST। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देविंदर सिंह केस में, इस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 2020 में, कि स्टेट जो है, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि जो राज्य विधानसभा है वो एक सब कोटा तैयार कर सकती है, सब कोटा बना सकती है रिजर्व कैटेगरी के अंदर, ठीक है। अब एक चीज समझो कि ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, एससी को आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। अब ओबीसी में क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्रीमी लेयर का मतलब हो गया जैसे जिसके पापा गवर्नमेंट में है या जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, ठीक है, तो वो क्रीमी लेयर हो जाता है, तो यहाँ पे उसको रिजर्वेशन नहीं देते हैं। अब एक चीज और, एंट्री पे रिजर्वेशन समझ में आता है, लेकिन अगर हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे तो एक ऐसा इंसान जो अच्छी खासी मेहनत कर रहा है और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है या ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो उसको साइड कर दिया जाएगा और आगे कौन निकलेगा, एस सी एस टी वाला। देखो हमें एस सी एस टी से बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ड्रॉबैक है थोड़ा सा कि एस सी एस टी वाला मान के चलो कि अगर वो थोड़ा सा इनएलिजिबल भी है, लेकिन प्रमोशन जब लगेगा तो उसका पहले लगेगा रादर देन जनरल और ओबीसी में। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें गलत है, अंदर फाइट करने तो अंदर एक इंट्रेंस रखवा दो, इंट्रेंस हो गया, अंदर एक प्रमोशन टेस्ट करवा दो, वो ज्यादा वैलिड है। मेरा सजेशन ये है, बाकी गवर्नमेंट क्या चाहती है वो उसके ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, ठीक है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 5। इट एम्पावर्स द स्टेट टू प्रिस्क्राइब रिलीजन एज अ ग्राउंड और क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट इन सर्टेन कैटेगरी ऑफ पब्लिक एनवायरमेंट। अब देखो हमने अभी तक पढ़ा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है, इंडिया के प्रेम्बल में हमने देखा इंडिया सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लेकिन एक बात बताओ कि 16 क्लॉज 5 आते आते ही सेकुलरिज्म का पार्ट पढ़ाना भूल गए। अब क्या बोल रहे हैं, 16 क्लॉज 5 क्या बोल रहा है कि ये स्टेट को एम्पावर कर रहा है कि रिलीजन एज ए ग्राउंड और क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट। तो देखो यहाँ पे समझने वाली चीज है कि ये स्टेट को एम्पावर कर रहा है कि कोई भी रिलीजन को एज ए ग्राउंड और क्वालिफिकेशन आप रख सकते हो किसी भी रिक्रूटमेंट में। एग्जांपल देता हूं, जैसे उत्तराखंड में एक मंदिर है बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ हमारे चार धाम में से एक है हिंदू धर्म में, ठीक है। दूसरा, उत्तराखंड के चार धामों में से एक है बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ में जो पंडित जी होते हैं उनका वहां पे रावत कहा जाता है।
ठीक है, उनको सैलरी वगैरह सब इंडियन डिफेंस सर्विसेज जो भी आर्म्ड फोर्सेस है वो देती है और उनको प्रॉपर सिक्योरिटी भी दी जाती है। लेकिन एक वहां पे क्वालिफिकेशन है, एक एलिजिबिलिटी की क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी की एक शर्त रखी गई है, वो ये कि वो साउथ इंडिया से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिंदू कम्युनिटी के अंदर ये बताया जाता है कि भैया रिलीजन एज ए ग्राउंड और क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए, इसमें अदर रिलीजन का बंदा नहीं आ सकता। दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कोई मस्जिद है, अब मस्जिद में जो कुरान पढ़ते हैं या जो नमाज अदा करते हैं, हाजी जी होते हैं, हाफिज जी होते हैं, तो उनके लिए ये होता है कि भाई अब वो बंदा मुस्लिम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुस्लिम की जो मस्जिद है वहां पे कोई हिंदू जाकर के नमाज नहीं पढ़वा सकता, ना ही बद्रीनाथ के मंदिर में, ना ही कोई अदर मंदिर में कोई मुसलमान पूजा करवा सकता। तो ये हम, क्योंकि अब अगर ऐसा हो जाएगा कि मान चलो उस पोस्ट पे उसको हमने खोल दिया पब्लिक के लिए कि कोई भी कैटेगरी का इंसान आकर के उसमें पूजा कर सकता है, मंदिर है, मतलब पुजारी बन सकता है, तो उसमें SC ST भी आएंगे, OBC भी आएंगे, जनरल भी आएंगे, क्रिश्चियन भी आएंगे, सिख भी आएंगे, बुद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे, सारे लोग आएंगे। तो वो चीज थोड़ी सी सेंटिमेंट्स को, हिंदू सेंटिमेंट्स को थोड़ा सा आहत कर सकती है। और अगर मुस्लिम के साथ अगर बोल दिया जाए, मान के चलिए ख्वाजा गरीब नवाज की अगर मैं बात करूं अजमेर शरीफ की, तो उस मस्जिद के लिए या जो भी एक धार्मिक संस्थान है, तो उस संस्थान के लिए अगर बोल दी जाए कि यहाँ पे जो उनके जो कालिफ खलीफा होंगे, उनके जो मुख्य पुजारी होंगे मस्जिद के, ये जो उनके जो मुख्य जो पूजा करने वाले जो भी होते हैं, ठीक है, तो वो अगर होंगे तो वो किसी भी कैटेगरी से आ सकते हैं। तो रिलीजियस सेंटिमेंट यहाँ पे हर्ट हो सकते हैं। वही रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट ना हो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में 16 क्लॉज 5 को जोड़ा गया कि रिलीजन एज ए ग्राउंड हो सकता है कुछ स्पेसिफिक चीजों में। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या बोलता है? दिस आर्टिकल वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 और ये एम्पावर करता है स्टेट को कि रिजर्व यू हैव टू रिजर्व द सीट्स अप टू 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन पब्लिक grievances, मींस those who belongs to economic weaker section EWS, then you have to preserve the seat, you have to reserve the seat 10% of the total number of seats for those people, यानी कि उन लोगों के लिए 10% लोगों को सॉरी जितना भी टोटल नंबर ऑफ सीट है, मान के चलिए 200 वैकेंसी निकली तो उसमें से 20 सीट्स आपको EWS के लिए फिक्स करनी पड़ेंगी, रिजर्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 16। सो थैंक यू सो मच, वी विल मीट फॉर द आर्टिकल 17 इन नेक्स्ट क्लास।